हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी का। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने जा रहा है आज का, और ये एग्जाम में लगभग अप्रोक्सीमेटली एग्जाम में आता होता है, हर साल आता है लगभग, चाहे वो 3 मार्क्स का है चाहे वो 5 मार्क्स का है। हम बात करते हैं आज का टॉपिक का, हमारा नेम क्या है, बोन ओपनहेमर अप्रोक्सीमेशन। क्या बोलते हैं इसको? बोन ओपनहेमर अप्रोक्सीमेशन। अगर मैं बात करूं कि इसको उसमें क्या बोलते हैं हिंदी में, तो बोन ओपनहाइमर सर निकटन। इसमें 2 साइंटिस्ट थे, एक तो था बोन, मैक्स बोन, एक था ओपनहाइमर साइंटिस्ट। तो इन दोनों साइंटिस्टों ने मिलकर के एक थ्योरी कॉन्सेप्ट दिया कि वो कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बारे में आज मैं बताने जा रहा हूं कि इसने एक्चुअल में बताया क्या। सबसे पहले हमें ये पता नहीं होता कि हम ये बोन हैमर अप्रोक्सीमेशन क्यों पढ़ रहे हैं। सबसे पहले इसकी मेन बात कि ये आया क्यों और क्या चीजें बताई इसने ये बताया कोई भी मॉलिक्यूल है ना, ये मॉलिक्यूल है, मान लो एक हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। आप वी नो दैट कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कैसे होती है, ये 2 इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का शेयर करते हैं। कोई पूछे सर ये इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग क्यों करते हैं? क्योंकि इनको स्टेबल होना है, अपना डुप्लेट पूरा करना है। आपको पता है कि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होता है, और ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंं करता है अनदर हाइड्रोजन एटम के साथ, अपने अनदर भाई के साथ, ब्रदर के साथ, और ये बॉन्ड बना लेता है। इसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, यानी सहसंयोजक बंध बोलते हैं, है ना। लेकिन ये बना क्या, आपको पता है कि मॉलिक्यूल जो बनता है वो 2 एटम से मिलकर बनता है, परमाणुओं से मिलकर बनता है। अब मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, लेन देन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है। देखो ये देखो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है ना। तो इसमें कोई ना कोई, तो आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन पास आते हैं, जैसे मान लो कि ये एक प्रकार का हाइड्रोजन का एटम है, ये एक अनदर हाइड्रोजन का एटम है, इसके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस, इसके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस, ये नाभिक, इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपल्शन करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस को रिपेल करेगा, दे रिपेल टू ईच अदर, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन इसका न्यूक्लियस जो इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा। अट्रैक्शन रिपल्शन का खेल चलता रहेगा, प्रतिकर्षण आकर्षण बल लगते रहेंगे। अंततः लास्टली क्या होगा कि एक इक्विलिब्रियम गेन कर लेंगे, साम्यावस्था गेन कर लेंगे, और इनके बीच में एक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, और दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो सेंटर में आ जाएंगे, और दोनों इलेक्ट्रॉन में शेयरिंग हो जाएगी, 50-50 पार्टनरशिप हो जाएगी, और इससे एक बॉन्ड बनेगा जिसको बोला जाएगा कोवैलेंट बॉन्ड, जो कि शेयरिंग से बना है, साझे से बना है ना। अब इसमें हुआ क्या, आपको पता है कि जब रिपल्शन होता है तो भी कोई ना कोई एनर्जी क्या होती है, कोई भी जब रिपल्शन होता है इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो आपको पता है कि जब एक दूसरे को कोई चीज प्रतिकर्षित करती है तो उसमें गुस्सा आ जाता है। आपको पता है ना, जब 2 लोगों में बनती नहीं है तो उनमें गुस्सा आ जाता है, तो वो क्या होता है कि वो हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। जब अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, जब रिपल्शन होता है तो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी वो हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है। वो कोई भी एटम है, कोई भी स्पीशीज है, वो उच्च ऊर्जा अवस्था में चली जाती है, हायर एनर्जी स्टेट। और जो अट्रैक्शन होता है उससे एनर्जी क्या होती है, लो होती है, लो एनर्जी स्टेट में जाता है। जब अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी लो होगी, जब रिपल्शन होगा तो वो खुद इटसेल्फ हायर एनर्जी स्टेट में। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये लेन देन में ना एनर्जी रिलीज होती रहती है। कभी न्यूक्लियस के कारण एनर्जी रिलीज हो रही है, कभी इलेक्ट्रॉन के कारण क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। कुल मिलाकर के इसमें बहुत टाइप्स की एनर्जी होती है ना, बहुत टाइप्स की एनर्जी होती है। तो बोन ओपनहाइमर अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या है, अप्रोक्सीमेशन मतलब होता है कि लगभग। उसने ना कोशिश की, बोन और ओपनहाइमर ने मिलकर के एक कोशिश की। उसने बोला कि कोई मॉलिक्यूल है, अगर आपको इसकी टोटल एनर्जी काउंट करनी है ना, ई टोटल, तो मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं, तो ई टोटल ऐसे आप काउंट कर सकते हो। तो इसका मतलब हाउ टू कैलकुलेट द टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बाय द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसने क्या किया कि कैसे किसी अणु की कुल ऊर्जा को ज्ञात करना है, किसकी सहायता से, स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से, वो बताया।
ये आमतौर पे बच्चों को ये बात पता नहीं होती कि बोन ओपनहाइमर अप्रोक्सीमेशन है क्या चीज, ये बता क्या रहा है। तो कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का तो ट्रांजिशन होता ही होता है। कोई मॉलिक्यूल है इसमें बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है तो इलेक्ट्रॉन का लेन देन तो होगा ही होगा, इलेक्ट्रॉन का संक्रमण तो होगा ही होगा, इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन तो होगा ही होगा। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करते हैं तो उसमें काफी इंसिडेंट होते हैं, काफी घटनाएं होती हैं। कभी इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जा रहा है, कभी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आ रहा है, कभी इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एनी वन कितने प्रकार के इंसिडेंट होते हैं और हर इंसिडेंट से कोई ना कोई एनर्जी बनती है, कोई ना कोई एनर्जी फॉर्म होती है, कोई ना कोई एनर्जी ऊर्जा का निर्माण होता है। वो सारी एनर्जी जो जनरेट हो रही है, वो सारी एनर्जी जो जनरेट हो रही है उसकी मेन जो एनर्जी इसने ली और उसको सम करके टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल कैलकुलेट करके बताई। इसने ना एग्जैक्ट नहीं बताया हमें, इसने बताया अप्रोक्सीमेट, मतलब लगभग इसने टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना हमें सिखाया, है ना, समझे बात को। तो वो कैसे कैलकुलेट किया, वो कैसे उसका एक्सपेरिमेंट किया, वो कैसे उसने लगभग यानी अप्रोक्सीमेशन निकाला, वो हम बात कर रहे हैं। दो साइंटिस्ट थे, एक तो था मैक्स बॉर्न, एक रॉबर्ट ओपनहाइमर। ओके चले आगे, शाबाश। सभी बच्चे क्लास में आ जाओ बच्चों, अटेंडेंस इज कंपलसरी। आपको ये टॉपिक करवा रहा हूं, ऐसा टॉपिक आपको बुक में नहीं मिलने वाला। प्रॉपरली आपको नोट्स भी दूंगा, समझाऊंगा भी, एक एक चीज करवाने वाला हूं। अब हुआ क्या कि इसने बोला कि एनी गैसेस मॉलिक्यूल, कोई भी गैस का मॉलिक्यूल ले लिया, शर्त यह है कि आपने गैस का मॉलिक्यूल लेना है। किसी भी गैसीय मॉलिक्यूल के लिए, किसी भी गैसीय अणुओं में इसने चेक किया कि 4 प्रकार की मेनली एनर्जी होती है किसी भी गैसीय मॉलिक्यूल के अंदर। टोटल देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एनर्जी। फर्स्ट इज कौन सी, ट्रांसलेशनल एनर्जी, ये कैसे आती है बताऊंगा, ट्रांसलेशनल एनर्जी। सेकंड वन रोटेशनल एनर्जी, एंड थर्ड वन वाइब्रेशनल एनर्जी, एंड फोर्थ वन इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। फर्स्ट ऊर्जा को क्या बोला, स्थानांतरित ऊर्जा, दूसरी घूर्णन ऊर्जा, तीसरी कंपन ऊर्जा, एंड फोर्थ वन इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा। ट्रांसलेशनल एनर्जी को अपने ET से डिनोट करते हैं, घूर्णन ऊर्जा को अपने रोटेशनल यानी ER से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय ER, है ना, और इसको अपने EV से डिनोट करते हैं और इसको अपने EE मतलब इलेक्ट्रॉन के कारण जो होती है। अब आती है पहली एनर्जी कि पहली एनर्जी की फॉर्मेशन कैसे होती है। अगर हम बात करें कि पहली एनर्जी की फॉर्मेशन कैसे होगी, तो पहली एनर्जी जो है ना वो हमेशा मॉलिक्यूल की गति के कारण उत्पन्न होती है, ड्यू टू मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, ड्यू टू मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब किसी भी अणु की गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा, इट इज नोन एज ट्रांसलेशनल एनर्जी, उसे स्थानांतरीय ऊर्जा कहा जाता है। और इसे ET से, कोई मॉलिक्यूल है अगर वो मोशन कर रहा है तो वहां क्या होगी, उसने नाम दिया कि वो ट्रांसलेशनल एनर्जी होगी। वो कौन सी एनर्जी होगी, कोई भी मॉलिक्यूल उसमें जो भी चीजें गति कर रही है उसके कारण होती है। आपको पता है कि कोई भी एक मॉलिक्यूल है ना, आपको ये पता है कि एक मॉलिक्यूल लेता हूं मैं, एग्जांपल लेता हूं आपके सामने कि एक मॉलिक्यूल है जैसे H2O, जैसे एक अणु है H2O, ये मेनली 2 प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है, 2 प्रकार के एटम से मिलकर बना है, 2 टाइप्स के एटम से, एक तो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम, है ना। अब इन दोनों परमाणुओं में जो ऊर्जा होगी, ये दोनों एटम्स हैं, ये परमाणु, इन दोनों परमाणुओं के कारण 2 टाइप्स की एनर्जी होती है। घूर्णन के कारण, रोटेशनल मोशन के कारण तो होगा, जब ये रोटेशन करेगा तो उसको बोलेंगे रोटेशनल एनर्जी। आगे इसकी पूरी डिटेल आपको डीप में कराऊंगा, लेकिन इसके नाम याद रख लो कि रोटेशनल के कारण कौन सी एनर्जी जनरेट होगी, रोटेशनल एनर्जी यानी घूर्णन ऊर्जा। और कौन सी एनर्जी होगी इनके कारण, इन दोनों एटम के कारण, दूसरी होगी कंपन ऊर्जा, जब ये वाइब्रेट करेंगे तो इनके कारण वाइब्रेशनल एनर्जी जनरेट होगी। कहने का मतलब ये है कि जब मॉलिक्यूल मोशन फॉर्म में होता है, जब ये गति करता है तो गति के कारण कौन सी होती है, ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है। लेकिन जब आपको बताया कि एक अणु जो होता है वो परमाणुओं से मिलकर बनता है, एटम्स के मिलते बनता है ना, एटम से मिलकर बनता है। तो इन एटम के कारण, इन परमाणुओं के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसके नाम है रोटेशनल एनर्जी एंड वाइब्रेशनल एनर्जी। बच्चों बात समझ में आई कि मॉलिक्यूल के मोशन के कारण जो एनर्जी होगी वो ट्रांसलेशनल एनर्जी होगी, लेकिन एटम्स के कारण जो एनर्जी जनरेट होगी वो 2 टाइप्स की होगी। जब वो एटम में रोटेशन मोशन होगा तो रोटेशनल एनर्जी, एंड वाइब्रेशन होगा तो वाइब्रेशनल एनर्जी, यानी कंपन ऊर्जा और घूर्णन ऊर्जा परमाणुओं के कारण उत्पन्न होती है। आपको पता है जब हमने अणु लिया है, एग्जांपल के तौर पर H2O लिया
है ना। H2O में हमने परमाणुओं की बात कर ली कि एटम्स के कारण तो जो एनर्जी होती है वो होती है रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। लेकिन आपको ये बात पता है कि मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन भी तो होते हैं, काफी सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे मैं मान लो मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं, अगर मैं हाइड्रोजन एग्जांपल की बात करूं तो हाइड्रोजन में कितने एटम होते हैं, कितने होते हैं 1s1, कितने होते हैं ऑर्बिटल, तो इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की तो 1s2, 2s2 एंड 2p4, इसके अंदर कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इनमें इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन जनरेट ऑफ एनर्जी, इट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। तो इनके इलेक्ट्रॉन के कारण, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, इनके कारण जो एनर्जी जनरेट होती है उसे ई यानी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के नाम से बोला गया। ये कहता टोटल मेनली ना किसी भी गैसेस मॉलिक्यूल के लिए 4 टाइप्स की एनर्जी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज ट्रांसलेशनल एनर्जी, इट इज फॉर्म बाय द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, यानी वो किसी भी अणु की गति के कारण उत्पन्न होती है ना। दूसरी बात आती है रोटेशनल एनर्जी, जो कि 2 परमाणुओं के कारण होती है। कोई भी परमाणुओं के अंदर घूर्णन के कारण व कंपन के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा घूर्णन ऊर्जा और कंपन ऊर्जा, यानी रोटेशनल मोशन और वाइब्रेशनल एनर्जी। सेकंड, थर्ड वन, फोर्थ वन, आपको पता है कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन सर्वाइव करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण जो ऊर्जा निकलती है या जो ऊर्जा बनती है, जो ऊर्जा जनरेट होती है, उसको बोला गया इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा। तो ये 4 प्रकार की हमारे सामने 4 टाइप्स ऑफ एनर्जी हमारे सामने निकल के आ गई। इन 4 टाइप्स ऑफ एनर्जी को हमने क्या किया, इसको निकाल के बताया 2 साइंटिस्टों ने, बोर्न एंड ओपेनहाइमर। ओके, इसने बताया कि मान लो, ये कहता है कोई भी एटम है ना, कोई भी परमाणु है, इसमें मान लो आप हाइड्रोजन एटम लेते हो, तो हाइड्रोजन में क्या होगा कि स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति। अब होता क्या है कि आपको पता है कि हर चीज जो है, मान लो इसके ऊपर मैं क्या डालता हूं, मैं स्टडी कर रहा हूं H2O मॉलिक्यूल की, और H2O मॉलिक्यूल की कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर सर्वाइव कर रहे हैं, द स्ट्रक्चर क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ H2O मुझे स्टडी करनी है कि H2O मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर क्या होती है, इसके अंदर कितने लोन पेयर होते हैं, इसके अंदर कितने बॉन्ड पेयर होते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई। तो मैं हेल्प लूंगा स्पेक्ट्रोस्कोपी की। मैंने क्या किया, स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए इसके ऊपर रेडिएशंस को इंसिडेंट किया, विकिरणों को आपतित किया, है ना। तो मुझे एटम के अंदर स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति मिलेगी, मुझे स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति होगी या स्पेक्ट्रम का ओरिजिन होगा। वो कैसे होगा, स्पेक्ट्रम का ओरिजिन कैसे होगा, कोई ना कोई उसके अंदर कुछ ना कुछ होगा ना। तो स्पेक्ट्रम का ओरिजिन जो होता है वो इसके अंदर ट्रांजिशन के कारण होता है। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जब भी बॉन्ड बनाते हैं, ये देखो, जब भी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बॉन्ड बनाता है, मान लो कि इलेक्ट्रॉन पड़ा है हाइड्रोजन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन पड़ा है, इस हाइड्रोजन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन पड़ा है, ये इलेक्ट्रॉन पहले जाते हैं एक्साइटेड स्टेट के अंदर, ये इलेक्ट्रॉन पहले जाते हैं एक्साइटेड स्टेट के अंदर, अपने आप को प्रिपेयर करते हैं हाउ टू फॉर्म ए बॉन्ड, कि बंध का निर्माण कैसे करना है, उसके लिए उत्तेजित अवस्था में जाते हैं और ये सेंटर में आ जाते हैं, केंद्र में आ जाते हैं और बंध का निर्माण कर देते हैं, बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देते हैं। बात को समझे। तो पहले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना पड़ता है, एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ता है, और एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद बॉन्ड की फॉर्मेशन करनी पड़ती है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम को स्टेबल होना है। तो इसके लिए मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी की, इस पे मैंने स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी की, मैंने स्पेक्ट्रम की स्टडी की। तो स्पेक्ट्रम की जो ओरिजिन हुआ, उत्पत्ति हुई, वो ट्रांजिशन के कारण, संक्रमण के कारण होती है, जो कि मेनली इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होती है। और उसमें आपको बताया जो कि मेनली कैसी होती है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। और इलेक्ट्रॉन में क्या होता है आपको बताया, ट्रांजिशन तो हो गया होगा। तो इस पे जैसे ही मैंने रेडिएशन इंसिडेंट किए, इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से, इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा स्तर से हायर ऊर्जा स्तर में जाता है ना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, कौन सी, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर एनर्जी से ग्राउंड स्टेट से, यानी आद अवस्था से, निम्नतम ऊर्जा से उच्चतम ऊर्जा में चला गया। तो इसके कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, ट्रांजिशन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, मतलब इसमें मोशन हुआ, किसका मोशन हुआ, मॉलिक्यूल का मोशन हुआ, तो इलेक्ट्रॉन का मोशन हुआ। तो इसके कारण इसको बोला गया ट्रांसलेशनल एनर्जी बोला गया, जिसको ट्रांजिशनल एनर्जी या ट्रांसलेशनल एनर्जी बोला गया, है ना। तो ये क्या हुआ, मोशन के कारण जनरेट हुई। अब आपको बताया कि 2 मॉलिक्यूल और बचे हैं, वो मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है। अब आपको पता है दूसरे जो आणविक स्पेक्ट्रम मिलता है हमें, बेसिकली उनमें 3 प्रकार की एनर्जी और मिलती है। कौन सी मिलती है,
अब आपको बताया कि कोई भी अणु है उसके अंदर आणविक स्पेक्ट्रम होता है, मॉलिक्यूल स्पेक्ट्रम होता है, उसके अंदर 3 प्रकार की ऊर्जा हमें और मिलती है। वो कौन कौन सी है? एक तो है आपको मिल गई, ये तो हमने समझा ही दिया आपको, एक मिलती है वाइब्रेशनल एनर्जी यानी कंपन ऊर्जा, दूसरी मिलती है रोटेशनल, और तीसरी मिलती है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी उत्पन्न होती है। तो हाइमर ने क्या बताया, ये चारों एनर्जी कैसे उत्पन्न होती है ये मैंने समझा दिया तुम्हें। तो मेनली बोन हाइमर ने क्या बताया कि अगर आपको ये जो मैं लाइन बोलने जा रहा हूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, और ये इस टॉपिक का सबसे बेस्ट लाइन है, और ये इस टॉपिक की जान है। इस टॉपिक में सबसे मेनली बात जो आती है कि हाउ टू कैलकुलेट द टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो इसने बताया कि अगर आप चारों एनर्जी को सम कर दोगे, कहता कि अगर कुल ऊर्जा को निकालनी है आपको, अगर टोटल एनर्जी को कैलकुलेट करना है, कुल ऊर्जा की गणना करनी है, तो चारों ऊर्जाओं को आप सम कर दो, ET प्लस EV वाइब्रेशनल एनर्जी एंड E रोटेशनल एनर्जी एंड E इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को सम कर दो, तो आप E टोटल की कैलकुलेट कर सकते हैं। लगभग आप उसकी परमाणु की कुल ऊर्जा का मान द टोटल एनर्जी ऑफ द अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसी को ही क्या बोला गया, बोन ओपन हैमर अप्रोक्सीमेशन कहा गया, ओपन हाइमर अप्रोक्सीमेशन कहा गया, है ना। यानी बोन, हिंदी में बोलूं तो बोन ओपन हाइमर, हाइमर ऐसे लिखेंगे इसको, सन्निकटन कहा गया, सन्निकटन ये कहा गया। ये एक्चुअल में ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में लिख के आनी है, समझे बात को, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में लिख करके आनी है, समझे। अगर मैं इसकी देखूं कि सबसे ज्यादा जो एनर्जी होती है वो वैल्यू किसकी होती है, वो होती है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी की सबसे ज्यादा, उसके कम होती है वाइब्रेशनल एनर्जी की। हमने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया कि सबसे मैक्सिमम एनर्जी किसकी होती है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी की, उससे कम किसकी होती है, वाइब्रेशनल एनर्जी की, उससे कम किसकी होती है, रोटेशनल एनर्जी की, और उससे कम किसकी होती है, ट्रांसलेशनल एनर्जी की। तो इसको बॉक्स में बंद कर दो, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख दो, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी इज द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, इज द वाइब्रेशनल एनर्जी एंड रोटेशनल एनर्जी एंड ट्रांसलेशनल एनर्जी। तो ये होती है ट्रांसलेशनल एनर्जी, समझे बात को। तो सबसे कम कौन सी होती है, इसकी वैल्यू होती है बच्चों, सिंपल सी बात है, इसका जो वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ एनर्जी जो होती है वो बहुत कम होती है, काफी लेस होती है, बहुत कम, यानी नेग्लिजिबल मान लो तुम, और नेग्लिजिबल होती है। और नेग्लिजिबल का मतलब, नेग्लिजिबल होने के कारण इसको ना क्वांटाइज करना बड़ा मुश्किल काम होता है। क्वांटाइज क्या होता है बच्चे कहेंगे सर आपने ये क्या वर्ड बोल दिया क्वांटाइज। एक्चुअल में क्वांटाइज का मतलब होता है उसका मेजरमेंट। क्वांटा जो वर्ड है ना, क्वांटा, उसका मतलब होता है छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स। मान लो ये एक पैकेट बनाया, इसको बोल दिया कि 1 कैलोरी एनर्जी, तो एक पैकेट बना दिया, है ना। तो एक क्वांटा का मतलब होता है कि 1 फोटोन की एनर्जी, जितनी 1 फोटोन के अंदर एनर्जी होती है ना उसको एक क्वांटा बोलते हैं। तो 1 क्वांटा, 2 क्वांटा, 3 क्वांटा, तो उसको मतलब हम एनर्जी को मेजर कर रहे हैं, ऊर्जा का मापन कर रहे हैं। तो इसको क्वांटाइज करना बड़ा मुश्किल काम है, इसको क्वांटीकृत करना बड़ा मुश्किल काम होता है, बड़ा हार्ड काम होता है। तो इट डजंट क्वांटाइज, इसको आप क्वांटाइज नहीं कर सकते, क्वांटाइज नहीं कर सकते, डू नॉट क्वांटाइज। कौन सी वैल्यू, ट्रांसलेशनल एनर्जी को आप क्वांटाइज नहीं कर सकते, स्थानांतरित ऊर्जा को आप क्या नहीं कर सकते, क्वांटीकृत नहीं कर सकते। इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल होती है, इसलिए इसे छोड़ा जा सकता है। इसका मतलब जब हम टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल कैलकुलेट करेंगे तो इसको नहीं लेंगे, इसको हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत कम होती है, इसका मान बहुत कम होता है, इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। तो सिर्फ और सिर्फ 3 एनर्जी जो है जिसको हम क्वांटाइज कर सकते हैं, जिसका हम क्वांटीकृत कर सकते हैं, 4th वाली एनर्जी को हम क्वांटीकृत नहीं कर सकते, डजंट क्वांटाइज। तो उसका प्रॉपरली हमें स्पेक्ट्रा नहीं मिलता, इसका हमें प्रॉपरली स्पेक्ट्रा नहीं मिलेगा। तो सिर्फ और सिर्फ 3 वैल्यू को हम क्या करते हैं, अगर आपको टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी हो, एब्सोल्युटली टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी हो, तो आप कैसे करोगे, E इज इक्वल टू ET इज इक्वल टू, या E लिख दो, बात एक ही है, ER रोटेशनल एनर्जी एंड EV वाइब्रेशनल एनर्जी एंड EE इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। ये लास्टली हमारा आता है। तो ET को हम छोड़ सकते हैं। अगर तुम ये बात लिखो, तुम ये लिख सकते हो कि नोट डाल के लिखो, देयर इज ए ट्रांसलेशनल एनर्जी हु इट इज नॉट ए रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेक्ट्रा। स्थानांतरित ऊर्जा स्पेक्ट्रा के लिए उत्तरदायी नहीं होती है, इसका स्पेक्ट्रा मिलता नहीं है हमें, इतना स्पष्ट
और क्लियर स्पेक्ट्रा नहीं मिलता हमें, इसलिए इसे हम छोड़ सकते हैं और इसकी एनर्जी भी क्वांटाइज नहीं हो सकती, क्वांटीकृत नहीं हो सकती, जो उसकी वैल्यू भी बहुत क्या होती है, बहुत कम होती है। तो ये बोन ओपनहाइमर अप्रोक्सीमेशन है। अगर मैं इसकी नोट्स में समझाने वाला हूं, इसकी नोट्स तुम्हें इलेबोरेट करने वाला हूं, लेकिन ये एनर्जी कैसे जनरेट होती है ये मैं तुम्हें समझाऊंगा कल। अभी लेक्चर पढ़ा है बच्चों, जाएंगे नहीं, आपको नोट्स समझाऊंगा कि हमने नोट्स कैसे बनाने हैं। ये चारों एनर्जी, ये जो है बोन ओपनहाइमर अप्रोक्सीमेशन, आपको मैं 2 लेक्चर में कंप्लीट करवाऊंगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मान लो जब भी आप ये वाली यूनिट पढ़ो तो ये टॉपिक करके जाना है आपने, क्योंकि ये हर साल एग्जाम में आता होता है ना। तो हम बात करते हैं, हम इन क्वांटम केमिस्ट्री, सिंपल सी बात करते हैं, पढ़ते हैं बच्चों अपने फटाफट। इन क्वांटम केमिस्ट्री आपको इलैबोरेट करता हूं। इन क्वांटम, सबसे पहले नोट्स क्या बनाएंगे, यहां से बनाएंगे। इन क्वांटम केमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के अंदर द बोन ओपनहाइमर अप्रोक्सीमेशन इज द बेस्ट नॉन मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशन इन मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स। मतलब ये सबसे बेस्ट इन्होंने मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशन दिया किसी भी मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए। स्पेसिफिकली इट इज द assumption that the motion of atomic nuclei, पहले आपको मैंने समझा दिया, अब मैं आपको नोट्स को इलेबोरेट कर रहा हूं, नोट्स को समझा रहा हूं, है ना। मैंने प्रॉपरली पहले बात समझा दी। इट इज द assumption that the molecule can be treated separately be based on the fact that nuclei are much heavier than the electron। मतलब ये डिफरेंशिएट करता है कि न्यूक्लियर जो होता है, जो न्यूक्लियाई होता है, जो नाभिक होता है ना, वो कैसे क्या होता है, हैवियर होता है, कैसे उसका वेट ज्यादा होता है उससे इलेक्ट्रॉन से, ये भी बात एक्सप्लेन करता है ये आगे। ये 2 साइंटिस्ट आपके सामने आ रहे होंगे, ये इसका नाम तो है, इसका नाम क्या बच्चों, इसका नाम है ओपेनहाइमर, और ये है ये बोन रॉबर्ट बोन, और ये क्या है ओपनहाइमर। द अप्रोच इज नेम्ड आफ्टर मैक्स बोन एंड जे रॉबर्ट ओपनहाइमर हु प्रपोज्ड इन 1927। सेकंड आ गया कि ये थ्योरी दी किसने, ये कॉन्सेप्ट दिया किसने, 1927 इज प्रपोज्ड बाय द जे रॉबर्ट ओपनहाइमर एंड मैक्स बोन इन द अर्ली पीरियड ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। जो क्वांटम मैकेनिक्स नहीं आए थे उससे पहले इन्होंने अर्ली पीरियड में ही इसको दे दिया था। तो ये दोनों साइंटिस्ट आप नोट कर लो बच्चों, नाम नोट कर लो। अगर हिंदी में बात करें तो क्वांटम रसायन विज्ञान और आणविक भौतिक में बोन ओपेनहाइमर सन्निकटन आणविक गतिशीलता में सबसे अच्छा ज्ञात गणितीय सन्निकटन है। विशेष रूप से यह धारणा है कि किसी भी अणु में परमाणु, नाभिक और इलेक्ट्रॉनों की गति को अलग अलग माना जाता है। जो ना अणु में परमाणु में नाभिक और इलेक्ट्रॉनों की गति को अलग अलग माना जाता है। इस तथ्य के आधार पर आप नाभिक और इलेक्ट्रॉनों की तुलना बहुत अधिक भारी है, इसकी आप बात कर सकते हो कि क्या क्या चीजें हैं, नाभिक इलेक्ट्रॉनों की तुलना कर सकते हो कि क्या क्या उसके मोशन होंगे, क्या क्या उसकी एनर्जी होगी, उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसकी गणना कैसे करेंगे, सारी बातें बता सकते हो आप। इस दृष्टिकोण का जो नाम है, इस कॉन्सेप्ट का जो नाम है मैक्स बोन व जे रॉबर्ट ओपनहाइमर रखा गया, जिन्होंने 1927 में क्वांटम यांत्रिकी की शुरुआती दौर में ही ये वाले कॉन्सेप्ट दे दी थी। ये ओपनहाइमर है और ये बोन है, मैक्स बोन। चले आगे, अब आती है बात कि ये कहता क्या है, द टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इन गैसियस स्टेट, कंडीशन है गैसियस स्टेट, कंसिस्ट ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी। ये कहता है कोई भी मॉलिक्यूल है, गैसीय मॉलिक्यूल, 4 प्रकार की एनर्जी, द 4 डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी क्या करता है, वो रखता है, सर्वाइव करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसलेशनल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन, जो कि मॉलिक्यूलर मोशन के कारण क्या होती है, कोई भी मॉलिक्यूल है वो जब भी मोशन करता है उसके कारण जनरेट होती है, इट इज नोन एज ट्रांसलेशनल एनर्जी, है ना। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा the rotating energy and vibrational energy is generated due to the atoms present in the atom, है ना। ये जो एटम्स के कारण प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल आएगा बच्चों, यहां पर मॉलिक्यूल कर लो, जो मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम प्रेजेंट होते हैं, एटम, है ना, जो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम प्रेजेंट होते हैं उनके कारण जो एनर्जी निकलती है उससे क्या बोलते हैं अपने, वाइब्रेशनल एंड रोटेटिंग। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज ऑल्सो फाइंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम, इलेक्ट्रॉन के कारण जो एनर्जी निकलती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। बिल्कुल सिंपल वे में बच्चों, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में करवा रहा हूं आपको मैं। लोकल एनर्जी, सॉरी लोकल नहीं आएगा यहां पर आएगा ट्रांसलेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी लिख लो बच्चों। ट्रांसलेशनल एनर्जी नॉट क्वांटाइज्ड व्हाइल अदर एनर्जीज आर क्वांटाइज्ड। ये कहता है कि उसको आप क्वांटाइज नहीं कर सकते, किसको, ट्रांसलेशनल एनर्जी को। बच्चों यहां तक किसी को कोई डाउट है, फटाफट बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर, सारे बच्चे क्लास लगाएंगे आज। चले आगे, अणु की कुल ऊर्जा में, हिंदी में बात करने जा रहा हूं मैं,
अणु की कुल ऊर्जा में गैसीय अवस्था में 4 विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का समावेश होता है। ये इसने 4 प्रकार की ऊर्जाओं की गणना की। एक तो आणविक गति के कारण, यानी अणु की गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका नाम है स्थानांतरीय ऊर्जा। उसके अतिरिक्त अणु में उपस्थित परमाणुओं के कारण जो ऊर्जा निकलती है वो घूर्णन के कारण घूर्णन, और कंपन के कारण कंपन ऊर्जा। कोई भी आप क्या करो, लाइट को इंसिडेंट करो, किसी भी विकिरणों को उस पर आपतित करो, 2 प्रकार की एनर्जी, 2 प्रकार की क्या बनती है, वो उसमें कंपन भी होगा, उसमें वाइब्रेशन मोशन होगा। वाइब्रेशन मोशन ड्यू टू वाइब्रेशन मोशन एंड ड्यू टू रोटेशन मोशन, उसके अंदर वाइब्रेशनल एनर्जी एंड क्या होगी, रोटेशनल एनर्जी जनरेट होगी, है ना। अणु में इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा भी पाई जाती है। स्थानांतरीय ऊर्जा को आप क्वांटीकृत नहीं कर सकते, अतः ये ऊर्जाएं, अन्य ऊर्जाएं जो होती हैं वो क्वांटीकृत हो जाती है। अकॉर्डिंग टू दिस बोर्न ओपेनहाइमर concept, the origin of atomic spectrum is due to the transition to atomic energy, and the origin of the molecule spectrum is the result of 3 types of transitions. ये कहते हैं कि मान लो हमें कोई भी स्पेक्ट्रम मिलता है ना, वो कोई भी स्पेक्ट्रम मिलते हैं वो ट्रांजिशन के कारण मिलते हैं। जब तक ट्रांजिशन नहीं होगा, जब तक उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं होगा, एनीवन ट्रांजिशन नहीं होगा, तब तक हमें ये एनर्जी, हम उसकी एनर्जी को नहीं निकाल सकते, है ना। और रोटेटिंग एंड वाइब्रेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, और 3 टाइप्स के और भी निकलते हैं। इसके कारण एक रिजल्टेंट 3 टाइप्स की और जो ट्रांजिशन होते हैं वो है रोटेटिंग, वाइब्रेशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक। अकॉर्डिंग टू बोर्न ओपेनहाइमर approximation, the total energy of a molecule is equal to the rotational energy EE and translational energy। यहां करना बच्चों ट्रांसलेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल, ये बाइट मिस्टेक हो गया, ET एंड वाइब्रेशनल एनर्जी EE एंड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, सॉरी वाइब्रेशनल में भी आएगा, एंड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी EE। ये हमने बात की। बोर्न ओपेनहाइमर अवधारणा के अनुसार परमाणु स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति परमाणु ऊर्जा में संक्रमण के कारण आणविक स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति 3 प्रकार के, देखो परमाणु ऊर्जा में संक्रमण के कारण तो ये वाली होती है, और आणविक स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति 3 प्रकार के संक्रमण, घूर्णन, कंपन, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के फलस्वरूप होती है ना। इस बात में समझा चुका हूं मैं। बोर्न ओपेनहाइमर सन्निकटन के अनुसार किसी भी अणु की संपूर्ण ऊर्जा, मेन बात यह बताई इसने कि अगर आपको किसी भी टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल कैलकुलेट करनी है, कुल ऊर्जा की गणना करनी है, बार बार बात आएगी, तो आप कैसे करोगे, संपूर्ण ऊर्जा जो ET इज इक्वल टू घूर्णन ऊर्जा ER, स्थानांतरीय ऊर्जा ET एंड कंपन ऊर्जा EV एंड इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा EE के बराबर होती है। अकॉर्डिंग टू बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि E जो आएगा वो E ट्रांसलेशनल एनर्जी एंड ER, जो हमने E निकाल रहे हैं टोटल, उसको बॉक्स के अंदर बंद कर लो बच्चों, ट्रांसलेशनल एनर्जी एंड रोटेशनल एनर्जी एंड वाइब्रेशनल एनर्जी एंड EE। हमें पता है, वी नो दैट, कि सबसे ज्यादा जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होती है, उससे कम होती है वाइब्रेशनल, उससे कम होती है रोटेशनल, उससे कम होती है ट्रांसलेशनल, सबसे कम होती है ट्रांसलेशनल। और ट्रांसलेशनल एनर्जी को वी डजंट क्वांटाइज, उससे हम क्वांटीकृत भी नहीं कर सकते, इसलिए उसको छोड़ा जा सकता है। इसको हम क्वांटीकृत नहीं कर सकते, इसलिए इसको छोड़ सकते हैं। इसको हम यहां पर सम ऑफ टोटल एनर्जी में काउंट नहीं करेंगे। जब एनर्जी की कुल गणना करते हैं, कुल में इसको नहीं जोड़ेंगे, इसका योग नहीं करेंगे, क्योंकि इसको क्वांटाइज नहीं किया जा सकता, है ना। ये बात मैंने लिखी है, देखो कि बिकॉज ऑफ द ट्रांसलेशनल एनर्जी इज वेरी लो, अकॉर्डिंग टू द बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन, द 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी कैन बी क्वांटाइज्ड, and that is the relationship of the 3 types of quantized energies can be represented as separately. Now the sum of total energy is these 3 energies will be equal to the E, so you can relieve the transferred, यानी सॉरी ट्रांसफर नहीं आएगा, ट्रांसलेशनल, यहां कर लो, ट्रांसलेशनल एनर्जी को आप लीव कर सकते हो, एंड बिकॉज इट एनर्जी वैल्यू इज वेरी लो एंड डजंट क्वांटाइज्ड, समझे बात को, क्योंकि स्थानांतरित ऊर्जा अत्यधिक कम होती है। इसलिए बोर्न ओपेनहाइमर सन्निकटन के अनुसार 3 प्रकार की ऊर्जाओं को तो आप क्वांटीकृत कर सकते हो, अर्थात 3 प्रकार की ऊर्जा क्वांटीकृत ऊर्जाओं का संबंध पृथक रूप से प्रदर्शित किया जा सकता है। अब कुल ऊर्जा का योग इन तीनों ऊर्जाओं के बराबर होगा, अतः स्थानांतरित ऊर्जा को आप छोड़ सकते हो बच्चों, क्योंकि इसका ऊर्जा का मान बहुत कम होता है और इसे आप क्वांटीकृत नहीं कर सकते। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू E वाइब्रेशनल, E रोटेशनल एंड E, बताओ बच्चों, E इलेक्ट्रॉनिक, तो ये टोटल एनर्जी इसकी इक्वल होगी। अंततः लास्टली ये फॉर्मूला निकल के आया, है ना,
लास्टली ये फॉर्मूला निकल के आया। तो यही बात बताइए कि इसको, ये एनर्जी की बात बताइए कि ये फोन एनर्जी क्या होती है, उनका टोटल करके हम टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज नोन एज बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन। ओके बच्चों, आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। मैं आगे बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन में ट्रांजिशन को समझाऊंगा बारीकी से कि कैसे कैसे ट्रांजिशन होते हैं। तो बोर्न ओपेनहाइमर का सेकंड लेक्चर आपका जो आएगा वो आपको मिलेगा कल। तो बच्चों क्लास में कंटिन्यू रहो, प्रॉपरली नोट्स बनाओ। मैंने एक एक चीज आपको हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में प्रॉपरली आपको दी है। लास्टली सिलेबस कम होगा बच्चों, ये पक्का है, या सेशन लंबा होगा, लेकिन सिलेबस कम होने की बात चल रही है। तो ये आपके लिए फायदा है कि कम से कम आप 3 यूनिट ही तैयार करो, ज्यादा ना या तैयार करो, क्योंकि आपका सिलेबस आने वाले फ्यूचर में कम होने वाला है। ये बातें चल रही हैं लेकिन ऑफिशियली नहीं आया अभी तक, ये मेरी पर्सनल राय है एंड ये आइडिया है। ओके बच्चों, मिलते हैं कल फिर। बाय बच्चों, कोई डाउट हो तो बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड ये बताओ कि तुम्हें सारा लेक्चर आज का सारा लेक्चर तुम्हें समझ में आया प्रॉपरली, जल्दी बताओ, शाबाश। और ये वीडियो ऑलवेज सेव रहेगी बच्चों। बाय बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं फिर कल।